नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस 2018 सीटेट का प्रश्न पत्र। तो आज हम ईवीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो इसलिए आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और प्रैक्टिस सेट डेली लगाइए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। और शाम को मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप एक बेहतर तैयारी कैसे करें इतने कम समय में। यानी आपके पास सिर्फ 2.5 महीने का ही समय है, और इस 2.5 महीने में आप एक बेहतर तैयारी कैसे करें, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका पहला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें, क्योंकि जब आप आंसर मतलब कमेंट करते हैं, किसी भी प्रश्न का आंसर देते हैं, तो फिर वो आपका आंसर एकदम से पक्का हो जाता है। आपके अचेतन मन में वो स्थित हो जाता है, आप उसको फिर नहीं भूलते हैं। आपका आंसर अगर गलत भी जाता है, तब भी आप उसको फिर कभी नहीं भूलते हैं, फिर तो वो आपका कभी भी गलत नहीं होता है। इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो कमेंट करके उत्तर जरूर दिया करें। चलो शुरुआत करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं, बाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा नंबर 4, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर, जल्दी से कमेंट करके बताइए, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, स्थिति कौशल, ग्राफिक कौशल। कौन सा कौशल है ये है आपका चित्रण कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, 1975, यानी एनसीएफ 1975। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ये स्थानांतरित खेती क्या होती है आपकी? ये स्थानांतरित खेती आपकी, इसको हम झूम खेती भी कहते हैं। ये क्या होती है? झूम खेती होती है। इसमें जैसे इस बार हमने एक भाग में, जमीन के किसी बड़े भाग में हमने फसल उत्पादन करने के बाद उसको अगली साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, और फिर हम दूसरी भूमि पर दूसरी साल फसल उत्पादन करते हैं, और ये हमारी स्थानांतरित खेती या फिर झूम खेती कहलाती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आपको नहीं देखना है। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम देखने जाएं, तो इस नहीं पर आपको टिक जरूर करना है, गोला जरूर करना है, क्योंकि फिर आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसका में आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें है? तो इसमें आपका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, उपयुक्त सभी। कमेंट करके जरूर बताएं कौन सा होगा। बहुत सिंपल सा आपका ये प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सा जिम्मेदार है? तो इसमें आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
गोलकोंडा किला किसने बनवाया? आपके सीटेट में गोलकोंडा प्रश्न रिपीटेड है, यानी ये आपके एक दो बार को छोड़ करके ज़्यादातर ये आपका प्रश्न पूछा ही जाता है। ये आपका कभी इस तरीके से पूछा जाता है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया, या फिर गोलकोंडा जो किला है वो कहाँ बना हुआ है, यानी कहाँ स्थित है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, काकतीय राजवंश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में इसमें आपका 15 GmL घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आपका राइट आंसर है 15 ग्राम। ठीक है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, द्रव्यमान। ये आपकी एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो जिस भी वस्तु से यानी प्रकाश हमारा आर पार नहीं जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपारदर्शी कहते हैं। यानी जिस वस्तु के आर पार नहीं देखा जा सकता वो अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सकता है वो हमारी पारदर्शी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतह क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण, ठीक है, यानी उसके जो बच्चे हैं वो पेड़ों के संरक्षण के लिए क्या हो जाएं? संवेदनशील हो जाएं। तो इसके लिए वो कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है, यानी क्या रणनीति अपनाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। यानी जब भी बच्चे एक वृक्ष को स्वयं से उसको मतलब उसका रख रखाव करेंगे, पोषित करेंगे, तो वो उसके प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। ठीक है, यानी सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? अब आपको इसमें नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी-टेट में आपके जो प्रश्न आते हैं वो बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने से आपको प्रश्नों को जल्दी से पढ़ने का और उनको हल करने की जो क्षमता होती है वो जागृत हो जाती है, वो क्षमता आ जाती है। इसलिए प्रैक्टिस सेट आप अपनी तैयारी के साथ साथ डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। अगला प्रश्न है, देखो ये तो और भी ज्यादा बड़ा आ गया। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा, विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की, और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, अन्वेषण। और ये अन्वेषण आपका क्या होता है? यानी खोज। ठीक है, खोज का दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। जहां भी आपका वास्तविक आ जाए, ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ जाए कोई चीज, वास्तविक परिस्थिति से जुड़ जाए, वो आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है और ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके।
इसका राइट आंसर है आपका पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। यानी ईवीएस जब अधिगम को यानी ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से, जब भी बाहर के जीवन से जोड़ेंगे कोई भी चीज, तो ये क्या हो जाएगी, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला प्रश्न है, कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो ये एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए, कमेंट करके जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर, जल्दी बताओ, नंबर 3, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्याम पट्ट का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है, यानी यदि यह है एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है, उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीटेट में ऐसा होता है कि कभी कभी कि आपका जो प्रश्न उत्तर मतलब जो भी आपका ऑप्शन ज़्यादा बड़ा होता है तो वो आपका राइट आंसर हो जाता है, कभी कभी नहीं समझ में आए, लेकिन बाकी के आपके जो 3 ऑप्शन है वो आपके छोटे होने चाहिए। ठीक है, आप देखो इसमें आपका राइट आंसर है कि सपेरों को सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का, जल्दी से कमेंट करो। ये ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? अब बोझ के बिना सीखना क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? तो इसका है आपका नंबर 3, सहयोग के मूल्यों को लागू करने। ठीक है, और अगला प्रश्न देखते हैं, बाला का पूरा रूप क्या है 88 में? तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक है, तो ये आपका क्या है? ये आपका अंधविश्वास भी नहीं है, रूढ़िबद्ध धारणा भी नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं है, ये आपका क्या है? एक मिथक है। मिथक कहते हैं यानी एक झूठी, वैसे ही मतलब सोच होती है, एक झूठी सोच मिथक होता है, और ये आपका राइट आंसर है। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपकी सीटेट की तैयारी में हम बेस्ट से बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।